today we are talking about determination of equilibrium output under fixed price model. ठीक है, तो आउटपुट डैट मीन्स कि फाइनल गुड्स एंड फिक्स प्राइस मॉडल डैट मीन्स कि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो एक बात तो हमें यहाँ समझ में आती है कि हमें यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम मिलेगा डैट मीन्स कि जिसको हम पोजीशन ऑफ रेस्ट या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट भी कहते हैं, वो हमें आउटपुट का जो हमें मिलेगा यहाँ पे वो एग्रीगेट डिमांड के थ्रू ही मिलेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है आपकी वो फिक्स है, तो जो भी हमें इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो आउटपुट में वो थ्रू एग्रीगेट डिमांड पे ही डिपेंड करता है और उसी के थ्रू हमें मिलता भी है। तो इतनी बात तो हमें क्लियर है कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, अंडर फिक्स प्राइस मॉडल द इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स इज डिटरमाइंड सोनली बाय एग्रीगेट डिमांड। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ चूँकि प्राइस है वो फिक्स है, तो इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है फाइनल गुड्स का वो हमें मिलता है एग्रीगेट डिमांड के थ्रू। अब यहाँ पे आगे जो बात कही जा रही है वो कही जा रही है इन टू सेक्टर मॉडल। वी नो अबाउट द टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल जो है वो सर्कल ऑफ इनकम में पढ़ा भी है, जिसमें से एक जो सेक्टर होता है वो हाउस होल्ड होता है, दूसरा सेक्टर जो होता है फॉर्म होता है। एडी इज़ अ फंक्शन ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट मीन्स एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। वी ऑल्सो नो कंजप्शन फंक्शन इज गिवन बाई सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बाई। C bar is equal to autonomous consumption, B is equal to MPC, and Y is equal to income. We also know that P or MPC shows the rate at which consumption increase with increase in income. B shows the slope of consumption function. इसके बारे में पता भी है, MPC जो होता है वो कहीं ना कहीं इनकम पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला भी होता है MPC is equal to डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। अब यहाँ जो आगे बात कही जा रही है वो ये कि द इन्वेस्टमेंट आर एज्यूम टू बी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को एक वो मानना पड़ेगा कि ये भी ऑटोनोमस है, दिस वन। तो जैसे हम इसे ऑटोनोमस मानेंगे ये हमारा हो जाएगा आई बार। देखिए यहाँ पे आई बार दिया भी हुआ है इज इक्वल टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे एक ऑटोनोमस ये है और दूसरा ऑटोनोमस ये है, ऑटोनोमस कंजप्शन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये दो हमारे ऑटोनोमस है, एक यहाँ एक यहाँ। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा मिलता है ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, दिस वन। ए बार सी बार आई बार, इन दोनों को मिलकर हमारा ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बनता है। अब यहाँ पे किसने एक छोटा सा इक्वेशन बनाया हुआ है उसको भी देख लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम सेकंड एंड आई फ्रॉम थर्ड इन फर्स्ट, वी गेट AD इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस आई बार। फिर आगे इसको जो पढ़ा तो वो दिया हुआ कि AD इज इक्वल टू सी बार प्लस आई बार प्लस बी वाई और आई बार। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये आई बार दो बार इसने क्यों दिया है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये दे दिया है तो इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ आई बार एक बार रहे या फिर दो बार रहे, अल्टीमेटली रहेगा तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही। ठीक है, तो खैर इसको हम लोग एक ही मान के चलते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूले को अब हम पुट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनता है, वो है कि AD इज इक्वल टू ए बार। ठीक है, ये हमारा सी बार आई बार के प्लेस पर हम ए बार रख सकते हैं और ये बी वाई को हमने यहाँ पे एज इट इज उतार दिया। तो हमारा एक जो इक्वेशन मिलता है वो यहाँ से कुछ ऐसा मिलता है। आइए अब हम इसके डायग्राम पे चलते हैं। अब इसके डायग्राम पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने पहली चीज़ है तो ये कि हम यहाँ पे एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लें और दूसरा वाई एक्सिस ड्रॉ कर लें, और यहाँ से हमारी एक ये जो लाइन निकलेगी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन, ये 45 डिग्री पे ये एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होगी जिसको हम कर्व भी कहते हैं। ये हमारे ऐसे जाएगी। यू नो वेरी वेल एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो हमारा वाई एक्सिस पे होता है। तो एग्रीगेट डिमांड में एक लाइन जो कि हमारी कर्व, जब इसको हम यहाँ से आगे की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है यहाँ पे। बट जैसे ही हम इस एग्रीगेट डिमांड के लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये एक डॉटेड लाइन यहाँ से निकल रही है, इसे यहाँ पे डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाया गया है। एक हमारा परपेंडिकुलर लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ करता है। ठीक, आप देख सकते हैं कि ये हमारा इस पर ड्रॉप करता है और इस तरीके से हमारा जो इनकम आउटपुट है ये दोनों आगे की तरफ भी शिफ्ट कर जाता है। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि
इसमें चेंजेस हुआ, डैट्स वाई यहाँ चेंजेस हुआ। आप डायग्राम में बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, आप पहले इसे बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। एग्रीगेट डिमांड पे ही आपका आउटपुट डिपेंड कर रहा है और इनकम डिपेंड कर रहा है, और यही चीज़ यहाँ दी गई है। देखिए, सोलली बाय एग्रीगेट डिमांड, ठीक। फाइनली व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड, और वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है, इस पर डिपेंड करता है। सो बेसिकली यही पॉइंट है इसका, जब हम इसमें आपको बताते हैं कि अंडर फिक्स प्राइस मॉडल में इक्विलिब्रियम जो आपको मिलता है वो आपको इसके थ्रू मिलता है, एग्रीगेट डिमांड के थ्रू मिलता है। और होता भी यही है जनरली, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो ऐसे किसी भी प्लेस पे जाइए, ऐसे किसी भी शॉप पे जाइए जहाँ फिक्स प्राइस की बात की जाती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे प्राइस फिक्स हो जाती है तो जो शॉपकीपर है आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, डिमांड जनरेट करने की कोशिश करता है कि भाई ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसको आप परचेज़ करना चाहिए। वो उसकी ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी, बाकी कई चीज़ें बताता है, बिकॉज ही नोज वेरी वेल कि वो प्राइस जो वहाँ पे फिक्स है। तो वो अपने कस्टमर को अगर इन्फ्लुएंस नहीं करता है बाय द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट, तो उसके प्रोडक्ट को सेल नहीं हो पाएगा। तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कहीं ना कहीं वो दूसरी चीज़ों का सहारा लेता है, वो डिमांड जनरेट करने की कोशिश करता है। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो डिमांड के थ्रू ही आपको ये जो आपका आउटपुट है वो राइज करेगा, और उसके बेसिस पे आपका इनकम वगैरह भी डिपेंड करता है। बहुत सारी कई चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूडेड है, बट जो एक नॉर्मल सी बात जो यहाँ देखने को मिलती है वो हमें यही देखने को मिलती है। या अगर एग्ज़ाम में कभी भी कोई आपसे जो क्वेश्चन पूछता है कि अगर हमें इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना हो आउटपुट का अंडर फिक्स प्राइस मॉडल का, तो बात बहुत सिंपल है, चूँकि प्राइस फिक्स हो चुकी है तो हम यहाँ पे थ्रू आपके एग्रीगेट डिमांड के थ्रू ही यहाँ पे हम आउटपुट को इंक्रीज़ करा सकते हैं, इनकम को भी इंक्रीज़ करा सकते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स डिपेंड करता है हमारा इसी पे। दूसरी बात कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस की बात नहीं करते हैं, ठीक है। प्राइस की बात तब होती है जब एक सिंगल यूनिट की बात हम कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे चूँकि हम एज अ होल की बात कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस नहीं बड़ा रोल प्ले करता है, वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम की बात आती है। और माइक्रो में जब हम पढ़ते हैं तो एक सिंगल यूनिट पे हम कहीं ना कहीं प्राइस की बात करते हैं। जनरली हम लोग देखते भी हैं कि जब हमें बहुत बल्क में सामान लेना होता है तो फिर वहाँ पे इनकम मैटर कर जाता है या फिर डिमांड मैटर कर जाता है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद भी अगर कहीं कोई डाउट हो, ना समझ में आ रहा हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और अगर पुराने टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, या एक दो बार आप इसे देखेंगे तो ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना रहने देते हैं। सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।